फिर से आपका नर्सिंग क्लास में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 है। निम्न की परिभाषा लिखिए। ब्रैडीकार्डिया यहाँ पे दिया गया है, हाइपरटेंशन है, टैकीपनिया है, इंसोमनिया है, डिस्निया है, बैरियर नर्सिंग है, हाइपरटेंशन है। बच्चों, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, नर्सिंग की हमारी क्लास है, उसके अंदर हर वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा। GNM BSc नर्सिंग नोट्स अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सअप चैनल नर्सिंग असिस्टेंट फॉलो कर दीजिए, उसके ऊपर आपको सब नोट्स PDF में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रैडीकार्डिया की। आपको बता दें कि जो ब्रैडीकार्डिया है वो क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये वाली जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ब्रैडीकार्डिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैडीकार्डिया, इसमें बताया गया पल्स दर 60 प्रति मिनट से कम होना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। मतलब पल्स दर 60 प्रति मिनट से कम होना ब्रैडीकार्डिया कहलाता है। यह आपने सुन लिया कि अब है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यहाँ पर आप देख ही सकते हो सामने। हाइपरटेंशन, शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब बात है यहाँ पर टैकीपनिया की। जी बच्चों, टैकीपनिया की बात करते हैं हम यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर। टैकीपनिया, श्वसन दर का 100 प्रति मिनट से अधिक होना टैकीपनिया कहलाता है। अब है इंसोमनिया, नींद लेने में कठिनाई होना व बार बार नींद टूटना कहलाता है। अब बात है डिस्निया, श्वसन में कठिनाई या अत्यधिक कष्टपूर्ण श्वसन, यह आपने पढ़ दिया। अब है यहाँ पर बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग यह एक प्रकार की आइसोलेशन तकनीक है जिसके द्वारा संक्रमित रोगी से अन्य व्यक्तियों का बचाव किया जाता है। रोगी के अनुसार इसके निम्न प्रकार है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिल्ट्रेशन आइसोलेशन, ब्लड आइसोलेशन, स्किन आइसोलेशन। अब है हाइपरटेंशन, निरंतर रूप से सिस्टोलिक बीपी व डायस्टोलिक बीपी का बड़ा होना 140 से 90 mm ऑफ हाइजीन उच्च रक्तचाप कहलाता है। प्रश्न संख्या हमारी 6, पेरिएंटल रूट द्वारा ड्रग प्रदान करने से क्या अर्थ है? इंजेक्शन के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। पेरिएंटल रूट, ओरल रूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के माध्यम के अलावा अन्य किसी भी रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पेरिएंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पेरिएंटल रूट के उदाहरण हैं त्वचा पर ड्रग अप्लाई करना, श्वसन नली में ड्रग इनहेलन करना, आँख कान में ड्रग डालना, वेजाइना में ड्रग रखना, इंजेक्शन द्वारा ड्रग इजेक्ट करना। इंजेक्शन, कोई भी दवा निम्न कारणों से इंजेक्शन द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। यदि दवा केवल IV, इंट्रावेनस, IM, इंट्रामस्कुलर रूट से ही प्रयोग की जा सकती है। रैपिड एब्जॉर्बेशन हेतु, नाउजा वॉमिटिंग अधिक होने पर, सही दवा GIT द्वारा अवशोषित नहीं हो पा रही है, सही डोज प्रदान करने हेतु। इंजेक्शन के प्रकार निम्न हैं: इंट्राडर्मल, त्वचा के डर्मिस परत में, सबक्यूटेनियस, त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मांसपेशी में, IV इंट्रावेनस सीरा में, इंट्रा आर्टरी धमनी में, इंट्राकार्डियक हृदय मांसपेशी में, इंट्रा स्पाइनल कोड में, इंट्राथैकल इंजेक्शन सब एरोक्नाइट भाग में, CSF सैंपल है तो सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड के सैंपल है तो, इंट्रामेड्यूलरी इंजेक्शन मेड्यूला बोन मेरो में, इंट्रा ऑसिकोसिस इंजेक्शन अस्थि में, इंट्रा पेरिएंटल इंजेक्शन पेरिटोनियम भाग में। अब यहाँ पर नर्सिंग प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। परिभाषा यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए। नर्सिंग प्रक्रिया एक सिस्टेमिक संगठित विधि है जिसके माध्यम से रोगी व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण व प्लानेड नर्सिंग देखभाल दी जाती है। यह लक्ष्य निर्देशित संगठित सिस्टेमिक व मानवीयता आधारित प्रक्रिया है ताकि प्रभावी ढंग से नर्सिंग देखभाल दी जा सके। यहाँ पर आप पूरा चित्र देख ही सकते हैं हमारे सामने। ये यहाँ पर जो चित्र बना है इसको देख लीजिए आप। इसके अंदर बना है गोल अचीव, फिर यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक केयर ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टेमिक नर्सिंग प्रोसेस। अब इसका इतिहास, इस शब्द नर्सिंग प्रोसेस का सर्वप्रथम वर्णन लेडी हुल के द्वारा किया गया। वह उन्होंने इस प्रक्रिया के 3 चरण का वर्णन किया: ऑब्जर्वेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केयर, वैलिडेशन ऑफ केयर। उसके बाद में इसमें एक और चरण जोड़ गया जिसका नाम है API, मतलब असिस्मेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेशन, एव्यूलेशन। फिर इसमें डायग्नोसिस भाग जोड़ा गया, ADPI। वर्तमान में नर्सिंग प्रक्रिया के 6 चरण हैं। ये इस प्रकार है: असिस्मेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, आउटकम आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, इम्प्लीमेशन, एवल्यूशन। अब बात करते हैं नर्सिंग प्रक्रिया के उद्देश्य। इसमें मरीज़ के वर्तमान स्वास्थ्य स्तर की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही एक्यूल व पोरिएंटल रिस्क के बारे में भी पता चलता है। मरीज़ की समस्या जानकर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए जाते हैं व उनके आधार पर नर्सिंग केयर प्लान बनाए जाते हैं। मरीज़ को एक होलिस्टिक प्रभावी नर्सिंग देखभाल दी जाती है। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्मेंट की। नर्सिंग आकलन मरीज संबंधी डाटा एकत्रण को एक सिस्टमिक तरीका है। नर्सिंग प्रक्रिया के इस भाग में डाटा के एकत्रण के साथ उनका ऑर्गेनाइजेशन व वैलिडेशन भी किया जाता है।
यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो सभी चरणों में जारी रहती है। नर्सिंग प्रक्रिया के बाकी सभी चरण एक्यूरेट व कॉम्प्लीट नर्सिंग आकलन पर निर्भर होते हैं। विभिन्न प्रकार के नर्सिंग असेसमेंट निम्न हैं। मरीज की वर्तमान स्थिति, इंटाइल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट का प्रकार मरीज की स्थिति, उद्देश्य, समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक मरीज के नर्सिंग असेसमेंट में निम्न जानकारी सम्मिलित होती है। मरीज के वर्तमान स्थिति, इलाज संबंधी आवश्यकता, स्वास्थ्य समस्या, अनुभव की जा रही समस्या, जीवन शैली व अन्य कारक। आकलन के पश्चात प्राप्त डाटा को शारीरिक, मनोसामाजिक व भावनात्मक डाटा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी चरण में नर्स मरीज के मध्य थेरेपिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का निर्माण होता है। अब बात करते हैं डाटा के प्रकार। यहाँ पर डाटा के प्रकार के बारे में बता रहे हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमारे डाटा के प्रकार बताए गए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो मरीज़ को देखकर, और सब्जेक्टिव जो मरीज़ के द्वारा बताया गया है। ऑब्जेक्टिव में त्वचा रंग, पीलापन, वाइटल साइन जिसको जैविक चिन्ह भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव में वो बताता है खुजली है, जी घबराना, भावनाएं, विचार। अब बात करते हैं नर्सिंग असिस्मेंट प्रक्रिया के चरण व कार्यों का संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार है। यहाँ पर डाटा कलेक्शन है। मरीज व परिजनों से साक्षात्कार द्वारा, मरीज का हिस्ट्री जानना, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सक के नोट द्वारा, प्रयोगशाला जांच, टेस्ट रिपोर्ट द्वारा। अब बात करते हैं वैलिडेशन ऑफ डाटा। डाटा को पूर्णतः शुद्धता, तथ्यों के प्रकार पर एक्यूरेस व फैकल्ट दोबारा जांच करना ताकि सही नर्सिंग डायग्नोसिस का निर्माण हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को विभिन्न कैटेगरी में वर्गीकृत करना, जैसे फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशल, इमोशनल डाटा। अब यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। एक तय फॉर्मेट में साफ लिखावट में डाटा रिकॉर्ड करना। बाद यहाँ पर प्रश्न आया है अब हमारा 8 नंबर का, कुत्ते के काटने पर क्या प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। डॉग बाइट पर फर्स्ट एड। यहाँ पर कुत्तों के काटने से होने वाले घाव मामूली से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं और संक्रमण या दर्दनाक जटिलताओं को रोकने हेतु उपचार की आवश्यकता होती है। कुत्ते के काटने से रेबीज या टिटनेस का संक्रमण हो जाना आम समस्या है। रेबीज के संक्रमण के खतरों को कम करने के लिए प्राथमिक